नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ देश और दुनिया की बड़ी खबरें। तो 19 जून की जितनी सारी बड़ी खबरें होने वाली हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले। पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसे समय में फ्रांस पहुंचे हैं जब भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के करीब 12 साल पूरे हो चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि 12 वर्षों तक देश की सेवा करने का अवसर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत की लोकतंत्रता इतनी मजबूत है कि एक साधारण चाय बेचने वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। पीएम ने यह भी कहा है कि फ्रांस में जितने कुल घर हैं उससे अधिक घर भारत में ज़रूरतमंद परिवारों के लिए बनाए गए हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में इस साल भारत के सिर्फ 3 संस्थान ही दुनिया के टॉप 200 विश्वविद्यालयों में जगह बना सके हैं। आईआईटी दिल्ली 118वें रैंक के साथ देश का सबसे बेहतर संस्थान बना है। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास ने भी टॉप 200 में अपनी जगह बनाई है। मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब जो वर्ल्ड की जो रैंकिंग होती है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग होती है उसमें हमारे भारत के सिर्फ 3 ही नाम हैं। जो टॉप 1 पे मतलब आप समझ सकते हो, मतलब जो टॉप पे आता है वो अपना आईआईटी दिल्ली है, ठीक है, जो कि वो 118वें रैंक पे है। और जो बाकी के अपने 2 है, जो मद्रास है, आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे है, वो दोनों की मतलब जो संख्या है, मतलब जो उनका रैंक है वो 200 के अंदर ही आ जाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच डील होने के बाद से ही कच्चे तेल की कीमतों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन इसके बाद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की जाएगी। इसको लेकर सरकार की ओर से बयान आया है कि केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने पर फ्यूल के दाम तुरंत कम नहीं किए जा सकते। केंद्रीय मंत्री ने इसकी वजह बताते हुए कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम तय करने में कई फैक्टर शामिल होते हैं, जिसमें सस्ता कच्चा तेल भारत पहुँचने में लगने वाला समय भी शामिल होता है। इसीलिए स्थिति सामान्य होने में कुछ वक्त लगेगा। मतलब आप सभी को पता ही कि मतलब जैसे जो पहले तेल आया था वो उसी रेट में बिकेगा, लेकिन जब वो बाद में जो तेल आएगा, कच्चा तेल आएगा, उसका रेट हमें कम देखने के लिए मिल सकता है, वो भी पूरे भारत के अंदर। तो मतलब आप सभी लोग सोच सकते हैं कि बहुत जल्द जब बाहर से जब कच्चा तेल आएगा तो हमें सस्ता डीजल और सस्ता पेट्रोल भी मिल सकता है। तो ये बहुत अमरीकी सांसद इल्हान उमर ने मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर बातचीत करते हुए कहा है कि भारत से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक वह नस्रहार के 8वें चरण में पहुंच चुका है। दरअसल 8वां चरण यानी उत्पीड़न, जिसमें किसी अल्पसंख्यक समूह को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जाता है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसमें वहां के हर एक सरकारी कर्मचारियों की रोज़ की आम जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। तालिबान के हेड ऑफ देश के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्ला अखुंदजादा के आदेश के बाद सरकारी कर्मचारियों को अपने स्मार्टफोन बंद रखने पड़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी गई कि अगर वह स्मार्टफोन इस्तेमाल करते पकड़े गए तो नौकरी जा सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है और कुछ इलाकों में तो जेल की भी सज़ा सुनाई गई है। इस फैसले से शिक्षकों और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उनका काफ़ी काम व्हाट्सएप, ईमेल और एआई टूल के जरिए होता था। लेकिन अब अफ़गानिस्तान का जो फैसला है ये थोड़ा खतरनाक है। तो आप भी इस चीज़ को समझ सकते हो कि मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं जो व्हाट्सएप, ईमेल और एआई टूल के जरिए बिना नहीं हो सकते, लेकिन उनको वो वाला काम भी करना होगा, वो भी विदाउट किसी मोबाइल हैंड डिवाइस के। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दावा किया है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल गैरकानूनी और आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। तो इसके ऊपर मतलब इनको बैन लगाना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अब ये जो चीज़ है वो अब हाई कोर्ट तक जा चुकी है। तो शायद हमारे यहाँ पे टेलीग्राम परमानेंटली बैन भी हो सकता है, क्योंकि इस चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी गतिविधियाँ बढ़ चुकी है जो कि गैरकानूनी और आपराधिक चीज़ें हैं। तो बहुत जल्द सरकार इसके ऊपर कुछ नया फैसला भी सुनाने वाली है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का कुछ कहना ऐसा है कि हर साल नीट परीक्षा देने वाले 22 लाख छात्रों और उनके परिवार से व्यवस्था के जरिए 1.32 लाख करोड़ रुपए खर्च कराए जाते हैं। यह राशि पूरे देश शिक्षा बजट 1.40 लाख करोड़
के लगभग बराबर है। मतलब उनका कहना यही है कि जो हर साल मतलब जो छात्रों की व्यवस्था के लिए उनके परिवार वाले जो पैसा देते हैं वो 1.32 लाख करोड़ रुपए होते हैं, और अपने जो देश का शिक्षा बजट है वो है 1.40 लाख करोड़। मतलब ये दोनों मतलब सेम बराबर ही है। मतलब हर साल इनका ऐसा करना ही है, और फिर भी ये पेपर लीक वगैरह कर देते हैं। राजस्थान के कोटा में छात्रों के साथ एक संवाद के दौरान राहुल गांधी ने देश की शिक्षा और भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 3000 छात्रों में से सिर्फ एक बंदा आईएएस बनता है, 30 छात्रों का आईआईटी में चयन होता है और केवल 180 छात्र डॉक्टर बन पाते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान में सिलेक्शन सिस्टम नहीं बल्कि रिजेक्शन सिस्टम है। ग्रोक की रिपोर्ट के मुताबिक जहां लोग डिजिटल बैंकिंग की तरफ जागरूक हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बैंकों का स्टेशनरी पर खर्च थोड़ा चौंकाने वाला है। दरअसल ग्रोक की रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई ने एक साल में पेन और पेपर पर 986 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो वहीं आईडीबीआई बैंक ने हर साल 100 रुपये के मुनाफे से 8.5 रुपये पेन और पेपर पर ही खर्च कर दिए। खाड़ी में सीज फायर के बीच दुनिया के लिए एक और राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को ख़त्म करने के लिए ऐतिहासिक इस्लामाबाद समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। अब यह समझौता तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गया है, और इस ऐतिहासिक शांति समझौते की मध्यस्थता करने वाले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी आधिकारिक घोषणा की है। पाकिस्तान के 55 साल बाद बंगाल की खाड़ी में अपनी पनडुब्बी भेजने की तैयारी कर रहा है। यह हंगोर क्लास पनडुब्बी 1971 जंग के बाद पहली बार ऐसा होने वाला है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तानी नौसेना की मौजूदगी बंगाल की खाड़ी से पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, मगर अब चीन से कमीशन हुई हंगोर पड़ोसी देश की सबमरीन बेड़े का हिस्सा बन गई है।